नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव आपको अलग अलग लोकसभा सीटों के बारे में, उनके समीकरणों के बारे में, वहां के प्रत्याशियों के बारे में एक अलग सीरीज लेकर के आया जहां पर आपको तमाम जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है 19 तारीख को। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और इस दौरान उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इन 8 लोकसभा सीटों की बात करें तो 2019 में इन 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 सीट मात्र बहुजन समाज पार्टी के पास थी। पर इस बार क्या रहने वाला है ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। हम अभी जिस सीट की चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट है अलीगढ़। अलीगढ़ एक ऐसा शहर, एक ऐसी लोकसभा सीट जो अपनी ताला और तालीम के लिए फेमस है। इसके साथ ही अलीगढ़ की और तमाम विशेषताएं हैं। हम विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे, वहाँ के समीकरणों पर भी चर्चा करेंगे और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी, अलीगढ़ ताला और तालीम के लिए तो फेमस है ही है, और क्या चीज़ें हैं, किस लिए अलीगढ़ अपनी एक अलग धमक रखता है, एक अलग विशेषता रखता है? देखिए, अलीगढ़ जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनमें भी इसका जिक्र होता रहा है। कोल नाम का एक शासक था। पहले इसका नाम कोल हुआ करता था उसी शासक के नाम पर, और ये मान्यता रही है कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने उसे परास्त किया था। तो ये धार्मिक मान्यताओं में भी ये क्षेत्र का जिक्र होता रहा है। और उसके बाद से अलीगढ़ आज़ादी की लड़ाई में भी इसका किरदार रहा है। और फिर दो जो यहाँ की चीज़ें हैं जो बड़ी मशहूर हैं, जो आपने जिक्र किया, ताला और तालीम। तालीम की बात होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सामने आती है, और ताला की बात होती है तो अलीगढ़ के ताले एक ब्रांड हैं और वो देश दुनिया में मशहूर हैं। जब लोग कहते हैं रामपुर के चाकू, बरेली का झुमका, ऐसे तमाम जब संज्ञाएं दी जाती हैं तो उसमें अलीगढ़ का ताला सबसे अहम और बड़ा अलहदा एक अनूठी पहचान देता है अलीगढ़ को। सर, अगर हमने पहचान की बात तो कर ली, पर चुनाव का समय है। चुनाव में अलग अलग दलों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं, पर हम मुख्य दलों की बात करेंगे। अभी की जो सीट है, अभी का जो वहाँ सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सतीश गौतम, और भाजपा ने एक बार फिर से उन पर दांव खेला है। तो मैं सतीश गौतम की बात करना चाहूँगा। सतीश गौतम जो प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त उनकी कितनी एक्सेप्टेंस आप कैसे देखते हैं? क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा उनके लिए इम्पैक्ट है, या सतीश गौतम कितना वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ के वोटरों के बीच में अपनी धमक रख पा रहे हैं? देखिए, सतीश गौतम बीजेपी के जो सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, और 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर थी तब वो यहाँ से जीते थे। उसके बाद 2019 में वो यहाँ पर फिर से जीते, और हालांकि जीत का जो मार्जिन है वो 2 लाख के करीब, पहले 2 लाख से काफ़ी ज़्यादा था और बाद में थोड़ा घटा, लेकिन 2 लाख के मार्जिन से 2019 में भी जीते। और सतीश गौतम को लेकर जब ये तय हो रहा था कि कौन यहाँ पर बीजेपी का चेहरा होगा, तो काफ़ी मंथन हुआ, और उस वक्त ये कहा गया कि सतीश गौतम को लेकर थोड़ी सी लोगों में नाराज़गी का भाव है। कुछ आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि कई सारे जो एमपीज़ हैं जो उन लोगों ने जनता से उतना जुड़ाव नहीं रखा, और यही सतीश गौतम पर भी आरोप लग रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर शायद बदलाव हो, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो फिर सतीश गौतम के नाम पर मुहर लगाई बीजेपी के आला कमान ने। तो यानी अब वो बीजेपी ये चाहती है कि सतीश गौतम इस बार यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाएं। ये बीजेपी का खेमा इस रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरा है। तो कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा आप कुछ वहाँ देखते हैं इम्पैक्ट, या सब कुछ ठीक है? देखिए, अभी 2014 के बाद से जो बदलाव हुआ है वो ज़्यादातर जो एमपीज़ हैं उनमें से जनता से उनके कनेक्ट की बात है तो उस पर सवाल हो सकते हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी की बात है, वो हो सकती है, वो फैक्टर तो जरूर रहता है। जैसे मैंने बताया कि सतीश गौतम को लेकर उहापोह के भाव इसीलिए थे, बीजेपी ने तुरंत पहली लिस्ट में नाम नहीं उनका दिया था। तो ये सतीश गौतम को लेकर ये सवाल तो थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर चुनाव जो हो रहे हैं वो मोदी के चेहरे पर हो रहे हैं, मोदी की गारंटी पर हो रहे हैं, तो इसलिए शायद वो जो मुद्दे हैं वो नेपथ्य में चले जाते हैं। अगर उनसे कोई नाराजगी के भाव भी हैं तो बीजेपी या फिर मोदी जब चुनावी सभा करते हैं तो वो सीधे तौर से यही कहते हैं कि आप मजबूत कर रहे हैं, मुझे अगला तीसरे टर्म में मुझे फिर से मेरी सरकार बना रहे हैं। तो जनता मोदी को देख रही होती है, तो शायद वो जो चेहरे बीच में होते हैं उनको लेकर जो नाराजगी होती है वो कुछ उसकी मात्रा कम हो जाती है। सर, अगर हम दूसरी दल समाजवादी पार्टी की बात करें, इस बार सपा और कांग्रेस का अलायंस है, पर अगर सपा के खेमे की बात करें और अभी तक 17 लोकसभाओं का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक वहां कभी कोई जीत नहीं दर्ज की है। समाजवादी पार्टी ने इस बार ब्रिजेंद्र सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाए हैं। आप कैसे देखते हैं ब्रिजेंद्र सिंह का वहां से प्रत्याशी बनना, और वो कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, और सपा का जो विश्वास है उन पर, वो क्या खरे उतर पाएंगे?
बिल्कुल, देखिए इस सीट पर 1952 से अब तक जो 17 चुनाव हुए और इन 17 चुनाव में 4 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी जीती है। एक बार बीएसपी का भी खाता खुला है। जो शुरुआती दौर में थे वहाँ पर इस सीट पर सोशलिस्ट पार्टी भी जीती, जनता पार्टी, जनता दल भी जीता। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता आज तक नहीं खुला है। कोई प्रत्याशी उनका नहीं जीता। बीजेपी के लिए चूंकि सबसे ज़्यादा बार बीजेपी यहाँ पर जीती है, तो बीजेपी निश्चित तौर से उसका उत्साह बढ़ा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चौधरी बिजेंद्र सिंह को उतार कर एक बड़ा दांव चला है यहाँ पर, क्योंकि इस सीट पर जो जाट मतदाता हैं उनकी जाट भी बड़ी बिरादरी तादाद है, तो जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुस्लिम और जो जाट समीकरण हैं वो शायद बेहतर उनको नतीजे दे सकेंगे। अब ये देखना होगा कि रालोद के साथ में बीजेपी के साथ आने के बाद जाट वोटर्स का कितना हिस्सा चौधरी बिजेंद्र सिंह की तरफ आकर्षित होता है, या फिर पूरा एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ ही रहता है, जैसे कि पीछे के चुनाव में रहता आया था। और सर, अगर हम तीसरे दल बहुजन समाज पार्टी की बात करें, हितेंद्र कुमार उपाध्याय को वहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने ही ब्राह्मण चेहरा उतारा है, बसपा ने भी ब्राह्मण चेहरा उतारा है। तो क्या इस चेहरे के बीच में ब्राह्मण जो मतदाता है उनके बीच में क्या कोई उहापोह की स्थिति होगी, किसकी तरफ जाएं, या हितेंद्र कुमार उपाध्याय कितना अपना इम्पैक्ट वहाँ रखते हैं? देखिए बिल्कुल, मायावती ने बीएसपी की तरफ से इस बार जो कैंडिडेट्स तय किए हैं, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए, इंडी गठबंधन के लिए दिक्कत है, तो कई सीटों पर एनडीए बीजेपी के लिए सीधे तौर से चुनौती है। उनमें से ही एक सीट ये अलीगढ़ भी है, क्योंकि अलीगढ़ में सतीश गौतम को लेकर जो कुछ नाराजगी के भाव रहे हैं, और हालांकि उनका भी बेस जो जीतने का था उसमें ब्राह्मण मतदाता किरदार अपना निभाते थे, बड़ी तादाद में उनको समर्थन देते थे। लेकिन बीएसपी ने ये दांव चला, पहले गुफरान नूर को टिकट दिया था, वो ओवैसी के पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे थे। बीच में वो बीएसपी में जब शामिल हुए उसके बाद उन्हें टिकट मिल गया था, लेकिन फिर उनका टिकट काट कर, नाम बदल कर अब यहाँ पर हितेंद्र उपाध्याय या बंटी उपाध्याय को बीएसपी ने दिया है। तो जाहिर सी बात है कि मायावती ने एक बड़ा दांव चला है, यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड चला है, जिसके जरिए मुस्लिम कैंडिडेट का नाम काट के ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारना, इसके पीछे की रणनीति, क्योंकि मुस्लिम मतदाता वहाँ अच्छे खासे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो 19 लाख वोटर्स हैं अलीगढ़ की सीट पर, उनमें 19 लाख में से सबसे ज़्यादा 3 से सवा 3 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद जाट वोटर्स हैं, फिर तीसरे पायदान पर जाटो बिरादरी जो है वो भी मतदाता बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, 2 लाख के करीब हैं। 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता हैं यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर जो वैश्य बिरादरी है, लोध वोटर्स हैं, वो भी यादव वोटर्स हैं, ये भी 1 लाख के करीब हैं। तो चूंकि लोध वोटर्स यहाँ पर वो भी बड़ी तादाद रही है, और इसी वजह से ये जो सीट रही है ये कल्याण सिंह का, उनके कुनबे का भी गढ़ मानी जाती रही है। तो क्या मतलब, अगर ये बात करें जातिगत समीकरणों के अनुसार, आप कैसे देखते हैं किस पार्टी को जातिगत समीकरणों के अनुरूप फायदा होता हुआ दिख रहा है, अगर जातियों की बात करें तो? देखिए बिल्कुल, जैसे यहाँ पर कल्याण सिंह का गढ़ इसीलिए कहा गया था कि लोध वोटर्स पर्याप्त तादाद में थे, 1 लाख से ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ पर इगलास जो तहसील रही है, बाद में हाथरस में जुड़ी, तो यहाँ पर कल्याण सिंह ने यहीं से शिक्षक के तौर पर काम शुरू किया था, और बाद में इन्हीं वोटर्स की वजह से उनको फ़ायदा मिला और वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे। और उनका पूरा परिवार अतरौली सीट से, जो यहाँ की विधानसभा है, उनके पोते संदीप सिंह, पूरी उनकी तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में है, योगी सरकार में मंत्री भी हैं संदीप। तो ये बीजेपी को फ़ायदा होता रहा है, पहले कल्याण सिंह को हुआ, और फिर सतीश गौतम की जीत में भी इन लोध वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई। अभी बीएसपी की वजह से ब्राह्मण वोटर्स में जरूर कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो मत विभाजन की स्थिति दिखाई देती है। वैसे ही समाजवादी पार्टी ने जो चौधरी बिजेंद्र सिंह को टिकट दिया है, वहाँ पर जाट वोटर्स पर भी उनकी चूंकि फोकस किया है। अब सजाती कितना जाट वोटर्स अपने कैंडिडेट्स को देखेंगे, या फिर बीजेपी की तरफ ही जाएंगे रालोद की वजह से, ये तमाम सवाल हैं जो सारे मतदाताओं के जहन में भी चल रहे होंगे, और सियासी जो पार्टियां हैं वो तो जरूर इसका आकलन कर रही होंगी। और सर, रालोद जो 2019 में सपा बसपा के साथ था, इस बार भाजपा के साथ है, उस दौरान आपने कहा रालोद जाट वोटों का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या 2019 में रालोद सपा बसपा के साथ होने के बावजूद उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा? तो क्या ये माना जाए कि रालोद का इम्पैक्ट अलीगढ़ सीट पर उतना है, या रालोद का इम्पैक्ट ना के बराबर माना जाए इस वक्त? नहीं, देखिए बिल्कुल जाट वोटर्स बड़ी यहाँ पर मजबूत तादाद में है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का असर तो रहा ही है। लेकिन अब पिछले चुनाव में 2019 में समीकरण एकदम अलग थे। रालोद समाजवादी पार्टी के साथ थी, बीएसपी समाजवादी पार्टी रालोद, ये गठबंधन दिखाई दे रहा था। और अब
2024 के जब चुनाव हो रहे हैं तो समीकरण तस्वीर बदल गई है। अब तस्वीर ऐसी है जहां पर रालोद बीजेपी के साथ मौजूद है, तो जाहिर सी बात है रालोद के लिए भी कड़ा इम्तहान है, कड़ी चुनौती है। उनको ये बताए रखना है, उनको ये दिखाना भी है, जताना भी है कि जाट वोटर्स का बड़ा हिस्सा आज भी उनके साथ है, उनके प्रभाव में है और ये वोटर्स बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद हुए हैं। ये यहाँ के जब नतीजे आएंगे अलीगढ़ के तो इस फैक्ट की भी तस्दीक होगी कि क्या वाकई में रालोद की पकड़ रही है, और अगर पकड़ रही है तो कितने वोटर्स, जाट वोटर्स कम से कम छिटकने से वो रोक पाए हैं, या फिर वो छिटके हैं, या फिर जाट वोटर्स के बड़े चक में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने सेंधमारी की है। तो सर, जातियों की बात हो गई, कैंडिडेट्स की बात हो गई, मुद्दों की बात कर लेते हैं सर। अलीगढ़ ताला और तालीम तो है ही है, और क्या बुनियादी मुद्दे आपको दिखता है अलीगढ़ में है? वहाँ के लोगों से बातचीत में क्या चीज़ें निकल के आई हैं? वहाँ के लोग किन इश्यूज़ पर इस बार वोट करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अलीगढ़ ताला की बात है, तालीम की बात है। ताला तो निश्चित तौर से यहाँ पर एक बड़ा कुटीर उद्योग के तौर पर रहा है और 1000 से ज़्यादा तो वैरायटी ताले की बनती हैं। 1870 से ये व्यवसाय शुरू हुआ और देखते देखते समय के साथ साथ अलीगढ़ की पहचान ही ताले से होने लगी। तो ताला जो कारोबारी हैं उनकी बड़ी दिक्कतें हैं। एक वक्त हुआ करता था अलीगढ़ की पहचान यहाँ की जो सराय हुआ करती थी, जो आज के दौर में जैसे गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, उनकी तरीके से उस सराय के तौर पर होती थी। और मध्यकाल में तमाम जो लोग गुजरते थे, अलीगढ़ में स्टे करते थे, यहाँ पर उनके लिए उनके जो घोड़े और उनके जो बाकी जो जानवर होते थे उनके लिए भी यहाँ पर राशन पानी मिलता था। तो ये अलीगढ़ की एक जो इकोनॉमी थी उसमें ये बड़े अहम किरदार निभाते थे। लेकिन अब बदलते दौर में अलीगढ़ में भी तमाम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनकी किल्लत है, उनकी दिक्कत है। लेकिन जो एक बेहतर है, जो बीजेपी के पक्ष में मुद्दा है, वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा मजबूत होने से योगी सरकार में ये बात जरूर सामने दिखी है जो जनता के जहन में है कि कारोबारियों को वो डर नहीं रहा है कि रंगदारी कोई वसूले, कहीं पर उनकी जान माल को नुकसान हो, तो वो निर्भय होकर अपना काम कर पा रहे हैं। ये शायद बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे तो तमाम बुनियादी मुद्दे, उनमें उद्योग धंधों की भी बात है, उसमें विकास की भी बात है, उन मुद्दों के मामले में अलीगढ़ अभी भी पिछड़ा हुआ है। और वो बाट जो रहा है कि कोई ऐसा नुमाइंदा जरूर होगा जो उनकी इन दिक्कतों को दूर करेगा। और यही उम्मीदें जनता लगाए हुए है, आस लगाए हुए है। अपने जो सियासी दल हैं, जो लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनसे वो लोग चाहते हैं कि वो उनके इन बुनियादी मुद्दों के जवाब जरूर खोजें। बिल्कुल। तो देश में 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, 18वीं बार लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इसके बावजूद बुनियादी मुद्दे अभी भी वहाँ पर अपना प्रभाव रखे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातियों का अपना एक अलग इम्पैक्ट है, जातिगत तौर पर भी वोटिंग होती है, तो उसका भी अपना एक अलग सियासी समीकरण बनता बिगड़ता रहता है और इसी कारण लोग चुनाव जीतते हारते रहते हैं। पर इस बार देखना होगा कि जब 26 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो अलीगढ़ का ताला किसकी चाबी से खुलेगा, ये 4 जून को पता चलेगा।